चलो आ जाओ भैया मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पे। यार इस पे जो भी क्वेश्चंस होंगे ना बिल्कुल मतलब सिंपल ही होंगे, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। बस इसमें ज्यादातर कॉम्प्लिकेशंस किस में आती है, डायरेक्शन इमेजिन करने में, कि जो भी फोर्स लग रहा है या जो भी मैग्नेटिक फील्ड लग रही है उसकी डायरेक्शन बस थोड़ी सी सही से आपको इमेजिन करनी है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। जैसे अगर मैं चैप्टर की स्टार्टिंग की बात करूं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यार हमें पता है कि अगर कोई भी चार्ज, बिल्कुल बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले कॉन्सेप्ट पे आओ, अगर चार्ज मेरा रेस्ट पे है तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा फिनोमिनन, कौन सी फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी गुड, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन अगर हमारा चार्ज यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उस केस में हमारा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। तो अल्टीमेटली हमें इस मैग्नेटिक इफेक्ट में इस चीज से डील करना है कि हमारा चार्ज मूव कर रहा है। चार्ज मूव कर रहा है तो मतलब वो तो करंट भी तो प्रोड्यूस करेगा। तो बस यही हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग है कि अगर कभी भी किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है, मतलब उसमें चार्ज मूव कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। तो हमें यही चीज कैलकुलेट करनी है कि अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस के वायर किस किस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले जो था दैट इज बायोट सर्वेट्स लॉ। भैया मेरे को बताओ व्हाट इज बायोट सर्वेट्स लॉ, ये तो थोड़ा बहुत याद होगा। है, ऐसे मत करो भाई कि बायोट सर्वेट्स लॉ भी याद नहीं है। चलो फटाफट मैं ही बताते जा रहा हूं। बायोट सर्वेट लॉ के अकॉर्डिंग अगर ये कोई एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, तो इस पूरी वायर की वजह से हम डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि ये कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम हो गया है। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। इस छोटे से एलिमेंट में करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, सेम आई, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग करंट चेंज नहीं होगा। और इसकी लेंथ कितनी होगी, डीएल। तो इसकी वजह से किसी भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। भैया अब याद आया ये वाला फॉर्मूला? यस सर। डन। अब एक चीज याद रखना, इसके अंदर बी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। मेरे को चेक करके बताओ जो ये राइट साइड फॉर्मूला है इसके अंदर कौन कौन सी क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज है, थोड़ा सा क्विकली आ जाओ। म्यू नॉट बाय 4 पाई तो कांस्टेंट है। भाई म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻⁷। आई स्केलर क्वांटिटी, डीएल, डीएल एक लेंथ है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। सिमिलरली आर, आर एक पोजीशन वेक्टर है तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मतलब सीधा सीधा याद क्या रखना है आपको यार, कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डी एल क्रॉस आर करके मिल रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड डी एल क्रॉस आर करके मिल रही है तो अकॉर्डिंग टू क्रॉस प्रोडक्ट प्रॉपर्टी हमारी ये मैग्नेटिक फील्ड डीएल के भी परपेंडिकुलर होगी और साथ साथ ये किसके परपेंडिकुलर होगी, आर के भी परपेंडिकुलर होगी। तो इसको कैलकुलेट हम कौन से तरीके से करेंगे, इसको कैलकुलेट हम राइट हैंड थंब रूल से या क्लॉक रूल से कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई पहले यहां तक चेक करके बताओ, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। भाई आई होप क्लॉक रूल सबको पता ही होगा क्रॉस प्रोडक्ट में, कि आई को जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, के, के को जे से आई, इस तरीके से आपको ये क्लॉक रूल आता ही होगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, यार सपोज मैंने कहा ये एक वायर है, आपको पता है ये जनरली वायर अगर मैंने ऐसे रखी है तो ये कौन से एक्सिस में है, वाई एक्सिस में। तो मतलब जो मेरा डीएल वेक्टर है, डीएल वेक्टर को मैं लिख सकता हूं कि ये वाई डायरेक्शन में, मतलब ये जे कैप में है। मैं कह रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है इस वाले पॉइंट पे, पॉइंट पी पे। तो अगर तुम पोजीशन वेक्टर देखो आर, पोजीशन वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में है, आई कैप में। तो मेरे को बताओ मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगी, इनटू द प्लेन या आउट ऑफ द प्लेन, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट किधर होगी ये बताओ। राइट में? नहीं ध्रुव, राइट में तो हो ही नहीं सकती। क्योंकि देखो अभी मैंने तुम्हें क्या बोला, इस कॉन्सेप्ट को फिर से देखो। मैंने अभी तुम्हें बोला था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए डीएल के। मतलब डीएल मेरा अगर जे कैप में है
वाई एक्सिस के अलोंग है डीएल, तो मैग्नेटिक फील्ड डेफिनेटली वाई डायरेक्शन में नहीं हो सकती, क्योंकि वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। सिमिलरली अगर तुम कह रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, आर वेक्टर मतलब आई कैप में है, तो मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग भी नहीं हो सकती। तो लेफ्ट राइट तो हो ही नहीं सकती क्योंकि वो एक्स एक्सिस हो गया, ऊपर नीचे भी नहीं हो सकती क्योंकि वो वाई एक्सिस हो गया। वेरी गुड। तो मैग्नेटिक फील्ड ना तो एक्स एक्सिस में होगी ना तो वाई एक्सिस में होगी। ये कंफर्म हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में होगी। लेकिन अब पॉजिटिव जेड एक्सिस में या नेगेटिव जेड एक्सिस में, तो भैया हम इसका क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। भैया मैग्नेटिक फील्ड इज डी एल क्रॉस आर, तो डीएल है जे, जे क्रॉस आई। मेरे को बताओ जे क्रॉस आई क्या होता है, प्लस के होता है या माइनस के होता है? सर प्लस के। नहीं, उल्टा। देखो अगर आई इंटू जे करूंगा क्लॉक रूल के हिसाब से आई इंटू जे प्लस के आएगा, लेकिन मैं तो जे इंटू आई कर रहा हूं ना, उल्टा जा रहा हूं। तो अगर जे इंटू आई कर रहे हो तो ये उल्टे में फिर माइनस के आएगा, तो ये हो गया माइनस के। माइनस के का मतलब क्या होता है, अगर तुम अपने कोऑर्डिनेट्स देखो जो बाय कन्वेंशन हम यूज करते हैं, ये होती है एक्स एक्सिस प्लस में, ये होती है प्लस वाई एक्सिस, और आउटवर्ड डायरेक्शन ये होती है प्लस जेड एक्सिस। तो ये माइनस के आ रहा है, तो माइनस के का मतलब है ये इनवर्ड्स डायरेक्शन है, इनटू दी प्लेन। एक बार चेक करके बताओ ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस। डन। अब यही चीज आप राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग कैसे अप्लाई कर सकते हो उसको समझो। भाई एक तो ये हो गया कैलकुलेटिव तरीका कि आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसी का दूसरा तरीका क्या है, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। राइट हैंड थंब रूल में हमें क्या करना है, हमें राइट हैंड का थंब ओपन करना है हमेशा डायरेक्शन ऑफ करंट में। तो मैंने कहा करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, तो अपना थंब ओपन करो डायरेक्शन ऑफ करंट। जिस भी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, फिंगर्स को कर्ल करो। तो अगर मैं फिंगर्स को कर्ल कर रहा हूं तो मेरे को बताओ पॉइंट पी पे मेरी फिंगर्स अंदर की तरफ पॉइंट आउट कर रही होगी या बाहर की तरफ पॉइंट आउट कर रही होगी? सर अंदर की तरफ। अंदर की तरफ, तो इनटू द प्लेन। भैया चेक कर लो, फिर से बता रहा हूं, ये मैंने थंब को ओपन किया इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, और जो मेरी फिंगर्स है वो मेरे को कर्ल करनी है अकॉर्डिंग टू दी पॉइंट। तो पॉइंट पी मेरा अगर राइट में आ रहा है तो भैया इधर तो मेरी फिंगर्स अंदर की तरफ पॉइंट आउट करेगी, और सपोज अगर पॉइंट क्यू यहां होता लेफ्ट साइड, तो भैया मेरी फिंगर्स फिर आउटवर्ड्स कर्ल करती, तो आउटवर्ड्स मतलब आउट ऑफ द प्लेन हो जाता। तो आप चाहे राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कर लो, चाहे तो ये क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज यूज कर लो, इससे आप डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो। जल्दी कंप्लीट करो इसे। डन सर। डन, चलो भाई बहुत बढ़िया। आ जाओ इसी के बेसिस पे हम नेक्स्ट, डायरेक्टली डेरिवेशन हमें नहीं करनी है, हमने क्या किया अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए डायरेक्टली फॉर्मूले याद रखने हैं। तो सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन क्या है भैया, ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, कि हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है या कंडक्टर है जो इमेजिन करना है, और इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। करंट की डायरेक्शन मैंने ले ली कि करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ आई, और मैं इस परपेंडिकुलर वाले पॉइंट पे आर पे मैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूं। भैया किसी को याद है तो फॉर्मूला याद दिलाओ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर? नहीं याद होगा। भैया म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए इंटू, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फॉर्मूला सेम चल रहा है, साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। मेरे को इतना तो बता सकते हो ना कि थीटा वन और थीटा टू कौन से एंगल्स होंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने किया है यार। थीटा वन मतलब इनके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा पॉइंट पी को, तो ये वाला एंगल होगा हमारा थीटा वन, और ये वाला एंगल होगा हमारा थीटा टू। हम थीटा वन और थीटा टू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस, और मोस्टली यही वाला केस आता है हमारे एग्जाम में, इनफानाइट वायर वाला। तो मेरे को बताओ अगर ये वायर इनफानाइट होगी तो इस केस में थीटा वन और थीटा टू की वैल्यू कितनी होगी?
भाई आप तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी भूल चुके हो। अगर ये वायर इनफानाइट होगी तो थीटा 1 और थीटा 2 ये कभी हम ज्वाइन ही नहीं कर पाएंगे, ये बिल्कुल ऑलमोस्ट स्ट्रेट बन जाएगा। सिमिलरली ऊपर भी ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो तो इनफानाइट तक है, तो ये वाली वायर भी हमारी स्ट्रेट बन जाएगी। तो उस केस में थीटा 1 और थीटा 2 ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और ये 90 डिग्री होंगे। तो साइन 91 तो आपको इनफाइनाइट वायर के लिए फॉर्मूला याद रखना चाहिए, दैट इज μ0I/2πa। भैया आप चेक करके बताओ, किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। चलो बढ़िया। ये जनरल फॉर्मूला है किसी भी स्ट्रेट वायर के लिए। नीचे वाला कौन सा केस किया है? इनफाइनाइट वायर के लिए। और एंगल क्या होगा? पॉइंट पी को उसके एंड पॉइंट से ज्वाइन करोगे तो जो भी एंगल बनेगा दैट इज थीटा 1 एंड थीटा 2। तो यार इससे हमें क्या पता चला है कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। सॉरी, ये 2πa लिख दिया, इस डिस्टेंस को a कर दो, ये डिस्टेंस a है। तो अगर मैंने यहां पे लिख दिया कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस a, तो हम इजीली एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्टेंस। यार ये मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और बहुत जगह बताया हुआ है कि अगर फील्ड या कोई भी चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिंगल पावर ऑफ डिस्टेंस आ रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिंगल पावर ऑफ डिस्टेंस आ रही है, तो इसको हम कहते हैं कि इट इज वेरिंग सिलेंड्रिकली। तो इस केस में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस का जो ग्राफ बनेगा वो एक इस तरीके का हाइपरबोला बनेगा। भाई चेक करके बता दो, ग्राफ में कोई डाउट? नो सर। डन। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा कंपेयर करके सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर आपको याद हो, एक इनफाइनाइट चार्ज वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था, अगर याद हो तो? भाई मेरे ख्याल से आपको याद नहीं है। लैम्डा डिवाइडेड बाय 2πε0r। तो इधर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर थी। तो इसलिए स्ट्रेट वायर के लिए जब हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते थे तो वो एक सिलेंडर बनता था, क्योंकि इसकी फील्ड सिलेंड्रिकली वेरी करती है। जैसे ये कंप्लीट हो जाए बता दो। डन सर। डन। चलो फिर क्वेश्चन ट्राई करो थोड़ा सा जल्दी। क्वेश्चन है कि हमें एक स्क्वायर गिवन है, 4 वायर्स को मिलाकर हमने एक स्क्वायर बनाया है, ध्यान देना। और इस स्क्वायर की साइड हमें गिवन है 2a। हमें सेंटर पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। करंट की वैल्यू I, और करंट फ्लो कर रहा है इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मेरे को बताओ, किसी भी एक वायर से कैलकुलेट करते हैं। किसी भी एक वायर से कैलकुलेट करूंगा तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए मेरे को, वायर से लेके पॉइंट O तक का। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सर ए। वेरी गुड, ये डिस्टेंस A हो जाएगा। सिमिलरली अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट O पे जो मेरे को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, इसको सारे एंड पॉइंट से कनेक्ट करूंगा। ये मैंने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो मेरे को बताओ, जो ये एंगल बनेगा थीटा 1 और थीटा 2, ये कितने कितने एंगल्स बनेंगे? सर 45। वेरी गुड। तो इधर थीटा 1 और थीटा 2 दोनों ही इक्वल होंगे 45 डिग्री। तो बस आप क्या करोगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर वन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा तो लिखूंगा μ0I डिवाइडेड बाय 4π। और डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस a ही है, इनटू साइन 45 प्लस साइन 45। तो ये बन जाएगा 2 साइन 45। यार इसकी वैल्यू जरा कैलकुलेट करके बताओ कि कितनी आ रही है ये वैल्यू। तो μ0I/4πa इंटू 2 साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। बस यहीं तक अभी फिलहाल अपना आंसर छोड़ो और मेरे को चेक करके बताओ, यहां तक कोई डाउट है किसी को? अभी मैंने एक वायर की वजह से कैलकुलेट किया है। नो सर। डन। अब यार अगर आप अपना राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, मैंने थंब को ओपन किया डायरेक्शन ऑफ करंट में, फिंगर्स को पॉइंट ओ पे लेके आ रहा हूं। सिंस पॉइंट ओ राइट साइड में है, तो इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो इनटू द प्लेन आएगी। इनटू द प्लेन को हम क्रॉस सिंबल से ड्रॉ करते हैं, आपको ये चीज पता होगी। सिमिलरली अगर अब मैं ऊपर सेकंड वायर की वजह से कैलकुलेट करूं ना, तो सेकंड वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन आ रही है। थर्ड वायर की वजह से कैलकुलेट करूंगा तो थर्ड वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन आएगी।
फोर्थ वायर की वजह से कैलकुलेट करूंगा तो इसकी वजह से भी इनटू द प्लेन आएगी। सिंस सारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम आ रही है, आई रिपीट, सिंस सारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम आ रही है, तो ये सारी मैग्नेटिक फील्ड एड अप हो जाएगी, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। सब में सेम करंट फ्लो कर रहा है, सबके लिए डिस्टेंस सेम है, तो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी। तो मैं इसको लिख सकता हूं 4 टाइम्स ऑफ B1। तो आपको कुछ नहीं करना, जो आपने B1 निकाला था इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पॉइंट। तो मेरे को बताओ मैं फाइनल आंसर क्या लिखूं? भैया ये फाइनल आंसर बन जाएगा √2 μ0I/πa। सब लोग चेक करो कि सबका आंसर ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। Yes, sir. चलो बढ़िया, आंसर। डन, चलो बढ़िया। आ जाओ नेक्स्ट चीज पे। ये हो गई यार बात हमारी स्ट्रेट वायर की वजह से। स्ट्रेट वायर के अब बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ मोस्टली क्वेश्चन है और कैसे कैसे आते हैं कि यार हमारे पास ये दो पैरेलल वायर्स दे दी हैं, इनमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और हमें कुछ ना कुछ डिस्टेंस गिवन होगा, और हमें इस पॉइंट पी पे, इनफाइनाइट वायर्स हैं याद रखना, ये दोनों के दोनों इनफाइनाइट वायर्स हैं, करंट फ्लो कर रहा है। जैसे इसमें करंट ले लो, इसमें भी करंट आई, इसमें भी करंट आई। यहाँ पे एक पॉइंट लिया P, यहाँ पे एक पॉइंट लिया Q, यहाँ पे एक पॉइंट लिया R। क्या आप तीनों पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके बता सकते हो कितनी कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी तीनों पॉइंट्स पे, पॉइंट P पे, Q पे और R पे? ट्राई करो एक बार। ये डिस्टेंस वैल्यू दे देता हूं, ये डिस्टेंस A है, ये वाला डिस्टेंस भी A है, ये वाला डिस्टेंस भी A है, और ये वाला डिस्टेंस भी A है, सारे डिस्टेंस A है। मेरे को नेट मैग्नेटिक फील्ड बताओ पॉइंट P पे, पॉइंट Q पे एंड पॉइंट R पे। चलो सबसे पहले पॉइंट Q पे बताना, सबसे पहले पॉइंट Q पे। वेरी गुड ध्रुव। तो यार अगर मैं पॉइंट Q पे निकालूं तो पहली वाली वायर की वजह से, ये वायर 1, ये वायर 2, पहली वाली वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स आ रही है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड B1 इनवर्ड्स आ रही है। लेकिन दूसरे की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, भैया दूसरे की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स ही आ रही है। तो दूसरे की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स ही आ रही है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो ध्रुव सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे, इधर ऐड करोगे। क्या सबको क्लियर हो गई ये वाली बात? Yes, sir. डन। डायरेक्शन चेक करना है यार, ये इनफाइनाइट वायर्स है तो हमें पता है इनफाइनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला μ0I/2π है। ये दोनों को ऐड करना है, तो ये दो बार ऐड करोगे, अपना फाइनल आंसर लिखोगे, तो फाइनल आंसर आएगा μ0I/πa। और नेट डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी, नेट डायरेक्शन है इनवर्ड्स। सिमिलरली P और QR पे बताओ, P और R पे कितनी कितनी आएगी? पहले वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रही है पॉइंट P पे? पहले वाले की वजह से पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड आ रही है आउटवर्ड्स। किसी को डायरेक्शन में कुछ भी कंफ्यूजन हो प्लीज पूछ लेना। सेकंड वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है इनवर्ड्स। सिंस दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड बड़ी होगी, B1 या B2? भैया सिंस हमारा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है, तो कम डिस्टेंस फर्स्ट वाली वायर की वैल्यू है, तो इसलिए B1 की वैल्यू बड़ी होगी। तो B1 के लिए हो जाएगा μ0I/2πa। लेकिन B2 के लिए क्या हो जाएगा, μ0I टोटल डिस्टेंस कितना है ये 3πa। इसको सॉल्व करना और आंसर बता देना। और नेट डायरेक्शन क्या होगी, सिंस B1 बड़ी है तो इसी की डायरेक्शन आएगी, तो नेट डायरेक्शन होगी आउटवर्ड्स। एक बार पॉइंट P का भी चेक कर लो। Done, sir. डन, डन सर। ठीक है। पॉइंट R के लिए मैं नहीं बता रहा हूं, बस इतना देख रहा था। कैलकुलेशन के हिसाब से फर्स्ट वाली वायर की वजह से आ रहा होगा इनवर्ड्स, और सेकंड वाली वायर की वजह से आ रहा है आउटवर्ड्स।
लेकिन अब की बार बड़ी होगी B2 क्योंकि B2 वाली वायर पास है। तो अब की बार आप लिखोगे B2 दैट इज आउटवर्ड्स माइनस B1 दैट इज इनवर्ड्स। सिंस B2 बड़ा है तो नेट डायरेक्शन भी आउटवर्ड्स ही आएगा। कैलकुलेशन आपको करनी है, कैलकुलेशन करके सॉल्व करके लिख देना वैल्यूज। चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। भैया नेक्स्ट है हमारा सर्कुलर वायर का। सर्कुलर वायर, और यूजुअली हमारा जो मैक्सिमम क्वेश्चन आता भी है वो सर्कुलर वायर वाले पार्ट पे ही आता है। तो सर्कुलर वायर का भी समझो कि यार ये मैंने कोई एक सर्कुलर वायर लिया है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। कोई सी भी डायरेक्शन ले लो कि करंट फ्लो कर रहा है, सपोज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसके दो पॉइंट्स पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी होती है। एक कैलकुलेट करनी होती है सेंटर पॉइंट पे, और एक कैलकुलेट करनी होती है जैसे ये वायर है तो इसके एक्सियल पॉइंट पे। आई रिपीट, हमें दो जगह कैलकुलेट करनी है मैग्नेटिक फील्ड, एट सेंटर पॉइंट, और दूसरी जगह कहां कैलकुलेट करनी है, एट एन एक्सियल पॉइंट। भैया सबको डायग्राम इमेजिन हो गया जो मैं समझाना चाह रहा हूं एक्सियल पॉइंट और सेंटर पॉइंट का? Yes, sir. डन। इसका फॉर्मूला याद रखो, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r, या 2a लिख लो, जहां पे a क्या है, a इसका रेडियस है। बहुत सिंपल है। डायरेक्शन कैसे फाइंड करनी है? डायरेक्शन अगेन राइट हैंड थंब रूल से ही फाइंड करनी है। अगर तुम ये वाला सेगमेंट कंसीडर करो तो इस वाले सेगमेंट में करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, राइट हैंड थंब रूल लगाऊंगा तो सेंटर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स आएगी। अगर तुम इस वाले सेगमेंट को पकड़ो तो इसकी वजह से थंब नीचे, तो भी मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स ही आ रही है। तो सेंटर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहां आ रही है, आउटवर्ड्स। सिमिलरली अगर मैं एक्सेल की बात करूं तो भैया फॉर्मूला बिल्कुल सेम है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था ड्यू टू अ रिंग। कोई भी मेरे को बता दो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग। देखें जरा किस किस को याद है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग। भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी याद नहीं है। 2 × x² + a² टू द पावर 3/2। याद रखो ये फॉर्मूला एक्सियल के लिए है, ये फॉर्मूला सेंटर के लिए है। लेकिन कौन सा फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा आता है? एक्सियल वाला बहुत ही रेयरली आता है, कभी आता ही नहीं है। मोस्टली जो बात करेंगे वो सेंटर पॉइंट की ही बात करेंगे। तो सेंटर पॉइंट वाला ही फॉर्मूला याद रखो, दैट इज म्यू नॉट I/2 π, म्यू नॉट I/2a। जैसे कंप्लीट हो जाए बताना, फिर इस पे बताता हूँ क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। Done, sir. डन, चलो। तो भैया आप क्वेश्चन ट्राई करो, इस पे देखो कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन कि यार हमें एक सर्कुलर वायर गिवन है, इसमें भी करंट एंटी क्लॉकवाइज ही फ्लो कर रहा है। ये ली हमने सर्कुलर वायर, इसमें करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और इसका रेडियस हमें गिवन है, रेडियस इज आर। ये रेडियस गिवन है आर। यहाँ पे एक स्ट्रेट वायर भी रखी हुई है, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। ये इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है यहाँ आई। आपको बताना है व्हाट विल बी द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पॉइंट। दोनों सर्कुलर वायर और स्ट्रेट वायर की वजह से, दोनों की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी सेंटर पॉइंट पे, कैलकुलेट करके बताओ। भाई इसका आंसर तो आप ओरेली भी दे सकते थे, इतना तो कुछ इसमें फाइट थी नहीं। लास्ट 1 मिनट और लो बाकी।
भाई मेरे को नहीं लग रहा आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, नहीं तो अब तक तो आंसर आ जाता। सबसे पहले अगर मैं एक सर्कुलर वायर की वजह से कैलकुलेट करूं तो सर्कुलर वायर का अभी तो फॉर्मूला बताया, म्यू नॉट आई बाय 2 आर। और डायरेक्शन क्या होगी, करंट एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो अगर मैं डायरेक्शन कैलकुलेट करूंगा तो ये डायरेक्शन आएगी आउटवर्ड्स। भाई सबसे पहले चेक करके बताओ B1 में कोई डाउट है? नो फिर सर। B2, गुड। डायरेक्शन चेक करते रहे ना, फॉर्मूला तो आपको पता ही है। B2 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर। यार इस स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है, इनफाइनाइट होगी, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर। लेकिन इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रही है, थंब को ओपन करो, डायरेक्शन ऑफ करंट में पॉइंट ओ की तरफ फिंगर्स कर्ल करोगे, तो मेरे पास इसकी डायरेक्शन भी आउटवर्ड्स ही आ रही है। सिंस दोनों की डायरेक्शन आउटवर्ड्स आ रही है, तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एडअप होंगी। तो एडअप होंगी तो भैया क्या कॉमन दिख रहा है, म्यू नॉट आई बाय 2 आर कॉमन दिख रहा है, बच क्या रहा है 1+1/पाई। बस ये इसका फाइनल आंसर है। और डायरेक्शन क्या लिखोगे, आउटवर्ड्स, आउट ऑफ द प्लेन। डन सर। डन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, जो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो यूजुअली यही आता है सर्कुलर आर्क्स पे बेसिस पे। भाई क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास इस टाइप से एक सर्कुलर आर्क्स बनी हुई है। ये सर्कुलर आर्क्स है, और इसके इस सेंटर पॉइंट पे कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। ये एंगल ले लो कि सपोज ये एंगल बन रहा है हमारा अल्फा। करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, इस तरीके से। और हमें ये डिस्टेंसेस गिवन है कि ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है ए, और ये वाला डिस्टेंस हमें गिवन है, दैट इज बी। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पॉइंट ओ। हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पॉइंट ओ। पहले सब लोग चेक कर लो आराम से, क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। चलो डन। इधर समझो अब। यार इस पूरे चीज को 4 सेगमेंट्स में तोड़ डालो, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3, सेगमेंट 4। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पॉइंट ड्यू टू सेकंड सेगमेंट, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फोर्थ सेगमेंट, तो इन सेकंड और फोर्थ सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी पॉइंट ओ पे? याद रखो 0 0 होगी। क्या कोई बता सकता है क्यों? क्योंकि यार ये जो पॉइंट ओ है, ये स्ट्रेट वायर के ही लाइन पे आ गया। अगर ये स्ट्रेट वायर है और कोई पॉइंट इसी की लाइन पे आ रहा है जिसपे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो यार मतलब कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया ही नहीं। बल्कि मैंने आपको बताया हुआ है कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो ये ए है, ये ए क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। लेकिन इधर तो कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया ही नहीं है। तो याद रखो स्ट्रेट वायर की लाइन पे अगर कोई भी पॉइंट आ रहा है तो उस पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। इसलिए सेकंड सेगमेंट की वजह से और फोर्थ सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट ओ पे कितनी होगी, 0 होगी। एक बार चेक करके बताओ, इसको डन कर दूं सेकंड और फोर्थ वाले को? यस सर। यस सर। बढ़िया। तो अब हमें बस कैलकुलेट क्या करना है, फर्स्ट वाले की वजह से और थर्ड वाले की वजह से। तो यार अब थोड़ा सा फॉर्मूले में पीछे आ जाओ। यार एक बार बताओ, मैं क्या एक काम कर सकता हूं, इसको सेम टर्म से मल्टीप्लाई और सेम टर्म से डिवाइड कर देता हूं। 2 पाई ए से ही मल्टीप्लाई किया, 2 पाई ए से ही डिवाइड किया। तो 2 पाई ए क्या है, 2 पाई ए इस सर्कल का सरकमफ्रेंस बन रहा है, इस पूरे सर्कल की लेंथ बन रही है। तो इस फॉर्मूले को आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो। आप लिख सकते हो म्यू नॉट आई इंटू लेंथ, समझ जाना, लेंथ मतलब सरकमफ्रेंस की बात कर रहा हूं मैं, लेंथ ऑफ द सर्कल, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, 4 पाई ए स्क्वायर। अब ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे आप इस वाले क्वेश्चन में, म्यू नॉट आई एल डिवाइडेड बाय 4 पाई ए स्क्वायर। भैया आ जाओ इधर क्वेश्चन पे। तो मैं इधर लिख रहा हूं म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई, और इस फर्स्ट सेगमेंट की वजह से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है, भैया ये एक सर्कुलर आर्क है, तो ये रेडियस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा। तो रेडियस कितना गिवन है, रेडियस हमें गिवन है ए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए। अब लिखनी है मेरे को लेंथ।
भैया मेरे को बताओ हाउ टू राइट द लेंथ ऑफ अ सर्कुलर आर्क। एक आर्क की लेंथ को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? भैया ये उम्मीद नहीं थी। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो अगर मैं आपसे आर्क लेंथ फाइंड करने के लिए कह रहा हूं तो लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? थीटा इंटू रेडियस। तो मेरे को बताओ इधर एंगल कितना है? इधर एंगल है अल्फा। रेडियस कितना है? रेडियस है ए। तो ये हमारा ए और ए कट जाएगा। तो मेरे पास फाइनल क्या आएगा? म्यू नॉट आई अल्फा डिवाइडेड बाय 4 पाई। चेक करके बताओ B1 की वैल्यू कैलकुलेट करने में कोई डाउट है किसी को? नो सर। बढ़िया। बाकी मैं सजेस्ट यही करूंगा कि अभी आप इसको कट मत करो, इसको आप एज इट इज छोड़ दो। अब इसकी डायरेक्शन चेक करेंगे राइट हैंड थंब रूल से। तो भैया मेरा करंट जा रहा है लेफ्ट में। लेफ्ट में करंट जा रहा है, पॉइंट ओ पे फिंगर्स कर्ल करूंगा तो ये डायरेक्शन आएगी आउटवर्ड्स। अब आ जाते हैं B2 के लिए। भाई B2 के लिए भी सेम, म्यू नॉट आई 4 पाई। अब की बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका रेडियस होगा, तो रेडियस कितना है थर्ड वाले सेगमेंट के लिए? थर्ड वाले सेगमेंट के लिए भैया, B। वेरी गुड, इसके लिए रेडियस है B इनटू आर्क की लेंथ लिखनी है, इसकी लेंथ। तो इसके लिए एंगल अभी भी अल्फा ही है और रेडियस कितना है? B है। लेकिन यार अब एक चीज देखो, इधर करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई है। इधर करंट लेफ्ट जा रहा था तो आउटवर्ड आ रहा है, इधर करंट राइट में जा रहा है तो डेफिनेटली इधर डायरेक्शन क्या होगी? इधर डायरेक्शन इनवर्ड्स होगी। तो इधर एक डायरेक्शन आउटवर्ड्स आ रही है, एक डायरेक्शन इनवर्ड्स आ रही है, तो दोनों को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें? सब्ट्रैक्ट। वेरी गुड। कौन सी फील्ड बड़ी होगी, B1 या B2? B1। B1 बड़ी होगी क्योंकि वायर 1 ज्यादा पास है। तो B1 बड़ी है B3 से और हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैं यहां लिख रहा हूं नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू B1 माइनस B3। B1 की वैल्यू हमने लिखी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई A इंटू अल्फा ए, माइनस म्यू नॉट आई बाय 4 पाई B इंटू अल्फा बी। आपको जो कॉमन दिख रहा है आप कॉमन लेके इसको सिंप्लीफाई कर लो, दैट्स इट। जो कॉमन दिख रहा है वो कॉमन लेके आप सिंप्लीफाई कर लो। चेक करके बता दो इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? नो सर। डन। इसी के बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं? यस सर। चलो डन, लेट्स प्रोसीड। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को भाई मैंने स्टार मार्क कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये हमारे पास, ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, हमारे पास एक सर्कुलर वायर है लेकिन मैंने इसको कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है बैटरी से। ये हो गया। इन दोनों के बीच में भैया ये जो एंगल है, हमें साफ पता है इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज 90 डिग्री। ये सेंटर पॉइंट O है। बैटरी कुछ भी ले लो, वोल्टेज V। क्या फाइंड करना है? नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पॉइंट O। ट्राई करो इस क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को? रेडियस की वैल्यू चाहिए तो रेडियस की वैल्यू ले लो R। वैसे तो रेडियस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बाकी अगर चाहिए हो तो ले लो R। चलो तो भाई आ जाओ, अब मैं सॉल्व कराता हूँ आपको कि कैसे इसको सॉल्व करोगे। यार सबसे पहले तो डायरेक्शन ऑफ द करंट, आपको पता ही होगा करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करता है। तो हमने भैया यहाँ पे डायरेक्शन मार्क कर दी कि ये करंट है I, यहाँ पे भी करंट जाएगा I।
लेकिन यहाँ पे अब क्या हो रहा है, वायर को दो रास्ते मिल रहे हैं जाने के। एक रास्ता इधर मिल रहा है और एक रास्ता इसको इधर मिल रहा है। तो यहाँ पे है ना हमारा करंट स्प्लिट हो जाएगा। सपोज यहाँ पे करंट जाएगा I1, ये पूरे यहाँ से करंट जाएगा I1। तो यहाँ से करंट कितना अज्यूम कर लो भैया, यहाँ से तो करंट जाएगा I माइनस I1, जिसको आप चाहे तो अभी फिलहाल के लिए अज्यूम कर सकते हो I2। भैया पहले मेरे को यहाँ तक चेक करके बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है? डन। ये दोनों वायर्स में करंट फिर से मिल जाएंगे और यहां से फिर से टोटल करंट आई ही फ्लो करेगा। अब क्या होगा, इधर बेसिकली मेरे पास दो सर्कुलर आर्क्स आ रहे हैं, दो सर्कुलर आर्क्स, एक ये 1/4 क्वाड्रेंट और एक ये पूरा 3/4 क्वाड्रेंट। इन दोनों की वजह से मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है सेंटर पॉइंट O पे। बस लेकिन मेरे को एक चीज बता दो, सपोज इस वाले को मैंने B1 माना, इस वाले को B2 माना, मेरे को बताओ B1 की डायरेक्शन क्या आ रही है, आउटवर्ड्स या इनवर्ड्स पॉइंट O पे B1? भैया करंट ऐसे जा रहा है, डायरेक्शन फाइंड करोगे तो पॉइंट O पे आएगा आउटवर्ड्स। गुड। ध्रुव डायरेक्शन सही नहीं जा रही है, B2 की वजह से कैलकुलेट करोगे तो B2 की वजह से आएगी इनवर्ड्स। ध्रुव एक बार चेक करके बताओ, क्या मेरे को रिपीट करना है कैसे आउटवर्ड्स इनवर्ड्स फाइंड किया मैंने? यस सर। ठीक है ध्रुव, मैंने क्या किया, ये B2 पूरा ये सर्कुलर आर्क है ना, तो इसका बस ये वाला सेगमेंट पकड़ लो, इसमें करंट इस तरीके से जा रहा है, तो I2। तो यार मैंने क्या किया, थंब को ओपन किया ऊपर की तरफ, पॉइंट O की तरफ फिंगर्स को कर्ल कर रहा हूं। पॉइंट O राइट साइड में है, तो पॉइंट O की तरफ फिंगर्स को कर्ल करूंगा तो डेफिनेटली ये इनवर्ड्स आएगा। ध्रुव चेक कर लो कि B2 क्लियर है, कि B2 इनवर्ड्स कैसे आया? यस सर, अब क्लियर है। क्लियर है। सिमिलरली B1 के लिए ये वाला सेगमेंट लो, इसमें भी करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन इसके लिए पॉइंट O लेफ्ट साइड वाला है, तो पॉइंट O लेफ्ट साइड वाला है, तो इसकी वजह से अगर मैं करूंगा तो ये आएगा आउटवर्ड्स। तो एक की वजह से इनवर्ड्स, एक की वजह से आउटवर्ड्स। तो इतनी बात तो क्लियर है कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ही आएगी। नेट मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगी वो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ही आएगी। अब याद रखो यार, सिंस इधर करंट स्प्लिट हो रहा है, लेंथ भी अलग अलग आ रही है, तो हमारा है ना B1 और B2, ये डायरेक्टली मैं प्रूफ करके नहीं दिखा रहा हूं, डायरेक्टली कंक्लूजन लिख रहा हूं। याद रखना B1 और B2 इक्वल होंगे, लेकिन ये सिर्फ तभी इक्वल होंगे जब करंट स्प्लिट हो रहा होगा। भैया ये मत कर देना कि करंट स्प्लिट नहीं हो रहा और सेंटर पॉइंट पे। B1 B2 अगर इक्वल होंगे तो नेट कितना आएगा मैग्नेटिक फील्ड? 0 आएगा। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या होता है कि सेंटर पे भले ही कितना एंगल क्यों ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर सर्कुलर वायर में करंट स्प्लिट हो रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमेशा सेंटर पे 0 ही आएगी। जैसे एग्जांपल, अगर मैंने ये एक सर्कुलर वायर लिया और मैं कह रहा हूं ये वाला पार्ट मैंने बैटरी से कनेक्ट किया पॉजिटिव टर्मिनल से, और ये नेगेटिव टर्मिनल, सेंटर पे कितना एंगल बना रहे हैं? सपोज मैंने कहा ये सेंटर पे 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भैया हमें पता है कि करंट यहाँ पे स्प्लिट होगा, कुछ करंट यहाँ आएगा I1, कुछ करंट यहाँ आएगा I2, तो दोनों की वजह से याद रखना मैग्नेटिक फील्ड हमेशा सेम आएगी, और दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में भी आएगी। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0 होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एंगल, इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल। कंप्लीट करो इसे। डन सर। डन, बढ़िया। सर नेक्स्ट स्लाइड शो करना। हाँ ये लो नेक्स्ट स्लाइड। डन सर। डन, चलो आ जाए भैया अब हम थर्ड वाले पे। हमने एक स्ट्रेट वायर के कॉन्सेप्ट कर लिया, सर्कुलर वायर का कर लिया, अब एक लास्ट जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का कॉन्सेप्ट बचा है, दैट इज सोलोनॉइड। इसको शॉर्ट्स याद रखो, हमारे पास दो टाइप के सोलोनॉइड होते हैं, यहां लिख देता हूं। एक होगा लॉन्ग सोलोनॉइड, लॉन्ग सोलोनॉइड। लॉन्ग सोलोनॉइड को यूजुअली हम आइडियल मानते हैं, आइडियल। लॉन्ग सोलोनॉइड का मतलब है कि ऑलमोस्ट इनफाइनाइट। ध्रुव तुम्हारा माइक म्यूट करना पड़ेगा, डिस्टरबेंस। और एक आता है शॉर्ट सोलोनॉइड, लेकिन याद रखो हमारे जो नीट के सिलेबस में है वो शॉर्ट सोलोनॉइड नहीं है। और अगर आपने देखा हो इस बार FST 5 में एक क्वेश्चन आया है आपके टेस्ट पेपर में, जिसमें उन्होंने है ना लॉन्ग सोलोनॉइड बोल दिया,
लेकिन कॉन्सेप्ट दे दिया है शॉर्ट सोलोनॉइड का, तो वो क्वेश्चन में एरर है, वो क्वेश्चन में एरर है। मेरे को क्वेश्चन नंबर याद नहीं है, लेकिन एफएसटी 5 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। मैं आपको क्वेश्चन याद दिलाता हूँ किस टाइप का क्वेश्चन था। कि अ वेरी लॉन्ग सोलोनॉइड है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स एन है। सोलोनॉइड को हम सिलेंडर के फॉर्म में ड्रॉ करते हैं, और ये उसकी एक्सियल लाइन दी हुई थी। इसका रेडियस गिवन था क्वेश्चन में, कि रेडियस है आर। हमें इस आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो इस क्वेश्चन में एरर था। चलो फिलहाल इस पे आते हैं कॉन्सेप्ट पे। तो यार हमें बात करनी है सिर्फ लॉन्ग सोलोनॉइड की। तो लॉन्ग सोलोनॉइड के लिए भैया बहुत सिंपल है चीजें कैलकुलेट करना। कि ये हमारे पास हो गया लॉन्ग सोलोनॉइड, जस्ट लाइक अ स्पाइरल बाइंडिंग, जैसे नोटबुक की स्पाइरल बाइंडिंग होती है। और इसमें करंट फ्लो कर रहा है हमारा इस तरीके से। यार अब एक चीज देखो, अगर ये मेरा सोलोनॉइड है, तो अब हम सोलोनॉइड को हमेशा किस तरीके से ड्रॉ करेंगे? भैया थोड़ा डायग्राम को इमेजिन करना यहाँ पे। सोलोनॉइड को मैं बीच में से कट कर रहा हूं। अगर मैं सोलोनॉइड को बीच में से कट कर रहा हूं, तो हमारे पास जो डायग्राम आएगा वो कुछ इस टाइप का डायग्राम हमें दिखाई देगा। पहले तो ये चीज चेक करो, आपको ये चीज समझ में आ रही है? रिपीट। Yes. देखो जैसे ये मेरी फिंगर्स है, ये हमारे सोलोनॉइड के मल्टीपल टर्न्स हैं। तो सोलोनॉइड मेरे को है ना एक्चुअल में ऐसा दिखाई देगा, एक सिलेंडर की तरह, और आगे इस तरीके के मल्टीपल टर्न्स दिखाई देंगे, जैसे आपकी स्प्रिंग होती है या नोटबुक की स्पाइरल बाइंडिंग है। बिल्कुल सेम एग्जांपल है। अब मैं कह रहा हूं कि इस सोलोनॉइड को मैं बिल्कुल ऐसे बीच में से कट कर रहा हूं। अगर इस सोलोनॉइड को बीच में से कट कर रहा हूं, तो ये आपको इस टाइप का सी टाइप स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अब चेक कर लो, अब ये चीज क्लियर है? इस टाइप का सी टाइप स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो सी टाइप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा भैया, हमें ना इसके ऊपर वाले एंड पे ऐसा लगेगा कि करंट इनवर्ड्स जा रहा है। और नीचे वाले एंड से क्या लगेगा कि करंट कैसा निकल रहा है, करंट आउटवर्ड्स निकल रहा है। पहले अब यहां तक चेक करके बताओ, क्या ये डायग्राम बिल्कुल क्लियर हुआ? Yes, sir. बढ़िया। इसकी वजह से याद रखो, हमारा जब भी सोलोनॉइड में करंट फ्लो करता है, इसकी एक खासियत है। क्या खासियत है? कि जब भी सोलोनॉइड में करंट फ्लो करेगा, ये एक बार मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली एक बार मैग्नेट की तरह। तो ये हो गई एग्जैक्टली इसकी एक बार मैग्नेट। इसलिए इसको सिलेंडर के फॉर्म में ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये बार मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। तो यार एक बात बताओ, बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? Sir, north to south. वेरी गुड। आउटसाइड द मैग्नेट तो नॉर्थ टू साउथ होती है। आई रिपीट, आउटसाइड द मैग्नेट तो नॉर्थ टू साउथ होती है। लेकिन इनसाइड द मैग्नेट, भैया इनसाइड द मैग्नेट वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाती है, और पैरेलल लाइंस के फॉर्म में जाती है। ये चीज याद रखना। तो यही सेम पैटर्न हमारा बनेगा सोलोनॉइड का। सोलोनॉइड की वजह से अगर मैं आपसे पूछूं मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी, तो आप कहोगे कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो पैरेलल लाइंस बनेगी। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या है? कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। और सिंस हमें पता है कि ये साउथ टू नॉर्थ जानी चाहिए, तो सपोज अगर मैं एरो मार्क्स इधर ड्रॉ कर रहा हूं टूवर्ड्स लेफ्ट, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये कौन सा पोल होगा, साउथ पोल, और ये कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल होगा। सिंस इसकी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो चाहे मैं इस डिस्टेंस पे फाइंड करूं, चाहे इस पॉइंट पे फाइंड करूं, चाहे इस पॉइंट पे फाइंड करूं, सारे पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी, इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस, क्योंकि भैया ये यूनिफॉर्म है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, याद रखना, दैट इज म्यू नॉट एन आई। ये स्मॉल एन है, कैपिटल एन नहीं है। स्मॉल एन और कैपिटल एन में फर्क होता है। कैपिटल एन होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, लेकिन इधर मेरे को टोटल नंबर ऑफ टर्न्स नहीं चाहिए, स्मॉल एन चाहिए। स्मॉल एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो हम टोटल टर्न्स को लेंथ से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। Done, sir. डन। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब यार इस पे एक क्वेश्चन ये आया था
मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, आपके टेस्ट में नहीं आया हुआ, ये एक दूसरे टेस्ट में आया हुआ है, मैं आपको यहां समझाता हूँ, ध्यान देना क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास ये है ना लॉन्ग सोलोनॉइड्स है, और इस तरीके से ये सोलोनॉइड्स 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं। सारे सोलोनॉइड उसने बोला है आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब सारे सोलोनॉइड बिल्कुल सेम है, इस तरीके से। इसमें करंट फ्लो कर रहा है कुछ ना कुछ आई, और इस फर्स्ट सोलोनॉइड की वजह से, मैं यहां पे लिख देता हूं सोलोनॉइड की वजह से 4 5, इस फर्स्ट सोलोनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है दैट इज 9 टेस्ला। तो आपको बताना है व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थर्ड सोलोनॉइड। बताओ क्या लिखूं अब, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थर्ड सोलोनॉइड। ऑप्शन दे देता हूं, शायद से ऑप्शन से आप मैच कर पाओ, यहां लिख देता हूं ऑप्शन। ऑप्शन है 9 टेस्ला मतलब सेम, ऑप्शन बी सिंपल टेस्ला, ऑप्शन सी 3 टेस्ला, ऑप्शन डी दैट इज 4 टेस्ला। चलो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। यार अगर इधर करंट आई जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए, ध्रुव वेरी गुड यार, बिल्कुल सही। आपको पता होना चाहिए कि इधर सिंस ये सारे सोलोनॉइड आइडेंटिकल है, तो यहाँ पे करंट्स इक्वल डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे भी हो जाएगा I/3, यहाँ पे भी I/3, और यहाँ पे भी I/3। हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फॉर अ सोलोनॉइड, तो इधर करंट 1/3 रिड्यूस हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी 1/3 रिड्यूस हो जाएगी। तो 9 टेस्ला/3, तो फाइनल आंसर आएगा 3 टेस्ला। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था ये। लेकिन अब एक चीज याद रखो, इनसाइड हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड μ0 Ni होगी, हर एक पॉइंट पे। लेकिन अगर मैं एंड पॉइंट की बात करूं, एंड पॉइंट, तो याद रखो एंड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली हाफ हो जाती है। तो यहां लिख रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड पॉइंट एग्जैक्टली हाफ हो जाती है, μ0I/2 हो जाती है। अब चेक करके बताओ सोलोनॉइड का जितना भी करा इसमें भी कोई डाउट? नो सर। बढ़िया यार। कंप्लीट करो और मेरे को 1 मिनट दो प्लीज। कंप्लीट हो गया तो दे दो नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसी पे बेस्ड। यस सर। चलो डन। भैया 2 क्वेश्चन करेंगे इसके बेस पे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास एक सोलोनॉइड है और इसकी हमें लेंथ गिवन है।
लेंथ ऑफ द सोलोनॉइड इज 0.5 मीटर्स, और इसके हमें टर्न्स गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज 500 टर्न्स। भाई बिल्कुल सिंपल वैल्यू बेस्ड मतलब ऐसा है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन। सोलोनॉइड है, उसकी लेंथ हमें गिवन है 0.5 मीटर्स, नंबर ऑफ टर्न्स हमें गिवन है 500 मीटर्स, वो 500 टर्न्स, और इसका रेडियस हमें गिवन है, सोलोनॉइड का रेडियस है 1 सेंटीमीटर। इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, और करंट फ्लो कर रहा है दैट इज 5 एम्पियर्स। हमें क्या कैलकुलेट करके बताना है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलोनॉइड कितनी आएगी। चलो बिल्कुल बस सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन। लेंथ गिवन है, टोटल टर्न्स गिवन है, रेडियस गिवन है, करंट कितना फ्लो कर रहा है वो गिवन है। भाई हमें पता है B इज इक्वल्स टू, क्या कर रहे हो यार, बिल्कुल कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हो, म्यू नॉट एन आई। सारी वैल्यूज तो गिवन है, म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि म्यू नॉट की, क्षितिज वेरी गुड यार, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है। अभी मैंने आपको बताया था म्यू नॉट बाय 4 पाई 10 टू द पावर -7 होता है। तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। तो ये वैल्यू एज इट इज यहीं रख दो, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। करंट की वैल्यू 5 एम्पेयर्स। अब बचा किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, भाई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना बची है स्मॉल एन की, और मैंने आपको बताया स्मॉल एन होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ It जाएगा is 1000। 1000. वेरी गुड। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 1000। बस अब जो भी आंसर है वो आंसर लिख दो। आंसर आप पाई के टर्म्स में भी छोड़ सकते हो, तो ये हो जाएगा 20 पाई इंटू 10 टू द पावर -4, और मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट टेस्ला। 20 पाई इंटू 10 टू द पावर -4। चलो इसको जल्दी कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। Done, sir. डन। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बढ़िया महक। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस गिवन है। मेरे पास एक स्ट्रेट वायर है, उसका रेजिस्टेंस गिवन है 0.01 ओम्स। हमने क्या किया, इस वायर को हमने मल्टीपल सर्कुलर टर्न्स में बेंड करा दिया है। कितने टर्न्स में बेंड करा दिया है, दैट इज 400 टर्न्स। भाई क्वेश्चन रिपीट, वायर लिया, उसका रेजिस्टेंस गिवन है 0.01 ओम्स, उसको मैंने मल्टीपल सर्कुलर टर्न्स में फोल्ड कर दिया, बेंड करा दिया, सोलोनॉइड बना दिया। इसका रेडियस गिवन है अगेन, रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, और जो सोलोनॉइड की लेंथ मिली है वो आई है दैट इज 20 सेंटीमीटर। हमें क्या कैलकुलेट करना है कि इस सोलोनॉइड को किसी एक बैटरी से कनेक्ट करना चाहता हूं मैं, इस सोलोनॉइड को किसी एक बैटरी से कनेक्ट करना चाहता हूं, तो बैटरी का वोल्टेज कितना होना चाहिए जिससे ये सोलोनॉइड 10 टू द पावर -2 टेस्ला जितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे। बस ये क्वेश्चन है। आई रिपीट, हम इस सोलोनॉइड को बैटरी से कनेक्ट करना चाहते हैं, करंट फ्लो कराना चाहते हैं, तो इसको कितनी बैटरी से कनेक्ट करना चाहिए, बैटरी का वोल्टेज कितना होना चाहिए जिससे कि ये सोलोनॉइड करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे 10 टू द पावर -2 टेस्ला। चलो ट्राई करो।
यार देखो सिंपल था। सबसे पहले तो आप मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यूज करोगे और इससे वैल्यू ऑफ करंट निकालोगे। तो मैं लिख सकता हूँ करंट की वैल्यू दैट इज बी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट एन। सारी वैल्यूज आपको गिवन है, आप इससे कैलकुलेट कर लोगे। 10⁻⁻2 म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। और स्मॉल एन की वैल्यू आपको पता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। लेंथ है 20 सेंटीमीटर। तो याद रखो इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। पहले यहां तक चेक करके बताओ, कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, स्टेप्स में कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। डन। इससे यार आप करंट की वैल्यू निकाल लोगे, जो भी वैल्यू आ रही होगी, मुझे नहीं पता, स्टेप्स आपको कैलकुलेट करना है। एक बार करंट की वैल्यू आ गई तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू दी ओम्स लॉ करंट का फॉर्मूला होता है V बाय आर। तो मतलब करंट इज इक्वल्स टू ईएमएफ बाय आर। मेरे को ईएमएफ चाहिए, सो ईएमएफ इज आई आर। करंट की वैल्यू आपने ऊपर से कैलकुलेट कर ही ली होगी, इनटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.0 ओम्स गिवन है। इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लो, बस ईएमएफ मिल गया। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म, सिंपल सा क्वेश्चन। आंसर वेरीफाई करना, मेरे को जो आंसर गिवन है दैट इज 1 वोल्ट। भाई कैलकुलेशन करके बाद में आप वेरीफाई कर लोगे इसको, आप बस स्टेप्स नोट डाउन कर लो। डन सर। डन, चलो। तो चैप्टर का ऑलमोस्ट एक पार्ट खत्म हो गया है। अब आ जाओ दूसरे वाले सेगमेंट पे, दैट इज एम्पेयर सर्किटल लॉ। जैसे गॉस लॉ पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वैसे ही सेम चीजें इधर भी चलेगी। एम्पेयर सर्किटल लॉ। भाई एम्पेयर सर्किटल लॉ, मेरे को सबसे पहले गॉस लॉ का याद दिलाओ। व्हाट इज गॉस लॉ? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला गॉस लॉ का फॉर्मूला याद दिलाओ, क्या है? सर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल्स टू टोटल कितना चार्ज क्लोज्ड है सरफेस के अंदर, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यार इधर हम क्या करते थे, इधर डीएस। डीएस का मतलब है कि इधर हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते थे। गॉसियन सरफेस का मतलब है एक 3D फिगर, और इस 3D फिगर के अंदर मेरे को यह देखना है कि कितना चार्ज अंदर प्रेजेंट है, बाहर कितना है उससे मतलब नहीं है। तो इसी का भाई एम्पेयर सर्किटल लॉ है। एम्पेयर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेशन डीएल। तो याद रखो इधर डीएल की बात कर रहे हैं, तो मतलब इधर सरफेस ड्रॉ नहीं करना, इधर हमें क्या ड्रॉ करना है, एक क्लोज लूप, जिसको हम कहते हैं एम्पेरियन लूप। हमें इधर एम्पेरियन लूप ड्रॉ करना है। लूप का मतलब है 2D क्लोज पाथ। 2D क्लोज पाथ जैसे सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, ये सब। इक्वल्स टू कितना करंट एनक्लोज्ड है, इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट डिवाइड हो रहा है, इधर मैग्नेटिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा। तो बस ये फॉर्मूला हो गया हमारा, बी डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। सीधी बात। जैसे मैं आपको एक वो समझाता हूं, तरीका क्या है। सपोज ये मैंने कोई एक मल्टीपल वायर्स ली है, ठक ठक, इस तरीके से कुछ वायर्स अज्यूम कर लो, और मैंने अलग अलग लूप लिए हैं। ये वायर में करंट ऊपर जा रहा है, ये वायर में करंट नीचे, इस वायर में करंट ऊपर, इस वायर में करंट ले लो, ऊपर ही ले लो, चलो। इसमें करंट I1, इसमें करंट I2, I3 और ये I4। सपोज मैंने दो लूप लिए, एक लूप ये लिया, एक लूप ये लिया, एंड सपोज एक तीसरा लूप ये लिया। लूप 1, लूप 2, लूप 3। तो मेरे को बताओ लूप 1 के लिए मैं एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या लिखूंगा? तो लूप 1 के लिए एम्पेयर सर्किटल लॉ आएगा बी इनटू लूप 1 की लेंथ जो भी होगी 2 π r1, जो भी हमें रेडियस गिवन होगा, इक्वल्स टू, मेरे को बताओ लूप 1 के अंदर टोटल कितना करंट आ रहा है, लूप 1 के अंदर। सर आई प्लस आई टू। यार I1 आ रहा है और I2 आ रहा है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट आ रही है। तो इसलिए इधर हो जाएगा I1 माइनस I2 इंटू म्यू नॉट। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो रही है। वायर कितने एंगल पे बेंड है इससे कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि करंट स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन भैया करंट का हमें इंपैक्ट देखना होता है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है या एंटी पैरेलल है, बस वो चेक करना होता है। जैसे सिमिलरली अगर मैं लूप 2 की बात करूंगा, तो लूप 2 के लिए क्या बन जाएगा, बी इंटू लूप 2 की लेंथ इंटू लूप 2 में टोटल करंट कितना है, अगेन I2 और I3
एंटी पैरेलल हैं तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। वेयरएस लूप 3 की बात करूंगा तो लूप 3 के अंदर भैया टोटल करंट कितना आ रहा है, I3 और I4 आ रहा है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम आ रही है, तो अब की बार इन दोनों में प्लस होगा। बस ये सिंपल है आपका एम्पेयर सर्किटल लॉ। डन सर। डन, बढ़िया। भाई जैसे जैसे कंप्लीट हो जाए बताते जाओ। डन सर। डन, चलो। अब यार इसके बेसिस पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है वायर वाला, उसको समझो। भैया क्वेश्चन की भावनाएं समझने की कोशिश करना कि मेरे पास एक सिलेंडर है, जैसे ये पेन, मेरे पास ये सिलेंडर है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, करंट इस तरीके से इनवर्स फ्लो कर रहा है, ये करंट है, इनवर्स इनवर्स फ्लो कर रहा है। मैंने इस सिलेंडर का आपको एक तरीके का क्रॉस सेक्शन व्यू ड्रॉ करके दिया है। पहले ये बताओ दो, डायग्राम इमेजिन हो गया ये वाला? जैसे एक अगर मोटा वायर लूंगा तो मोटा वायर भी तो सिलेंड्रिकल की तरह ही जाएगा, तो बस मैंने वही किया है। इसका रेडियस, इस सिलेंडर का वायर का रेडियस ले लो ए। यार अब क्वेश्चन क्या बोलेगा कि इस सिलेंडर में अगर आप देखो कि भैया सिलेंडर में हर एक वायर मतलब करंट फ्लो कर रहा होगा, तो अगर मैं सिलेंडर को श्रिंक करता जाऊं तो करंट की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? भैया आपको कुछ इमेजिन नहीं हुआ, भाई जल्दी बताओ, रिपीट करना है ये वाला? यस सर। ठीक है, डन। इधर यार मेरे को बताओ, सिलेंडर के लिए एलिमेंट्री पार्ट क्या होगा, हम सिलेंडर कैसे फॉर्म कर सकते हैं? यार मैं आपको क्या कह रहा हूं, अगर ये सिलेंडर है तो इसके अंदर है ना, इसके हर एक पतली पतली वायर्स में इसको डिवाइड कर दो। तो सपोज ये मैंने इस तरीके से बहुत सारी वायर्स ले ली कि ये भैया बहुत सारी वायर्स है, तो इन सारी वायर्स का कलेक्शन एक सिलेंडर बन गया। अब मैं कह रहा हूं पूरे सिलेंडर में टोटल करंट आई फ्लो कर रहा है, पूरे सिलेंडर में टोटल करंट आई फ्लो कर रहा है, तो अगर मैं सिलेंडर का एक छोटा सा पार्ट लूंगा तो इसके अंदर करंट रिड्यूस हो जाएगा, मतलब आई फ्लो करेगा या आई से कम फ्लो करेगा? भैया ये चीज शायद से आपको अभी क्लियर नहीं हो रही है, राइट? भाई कुछ तो बता दो, हाँ या ना। सर रिपीट कर दो। रिपीट करना है, डन। हटाओ इसको, इस तरीके से समझो। यार अगर तुम्हें गॉस लॉ से याद हो, गॉस लॉ का तरीका बता रहा हूं, हमने गॉस लॉ में क्या किया हुआ था कि ये अगर एक स्फेयर है, मैं इसके अलग अलग पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करता था। जैसे अगर मैं आउटसाइड पॉइंट की बात करूं तो आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी Q/R², कि भैया ये हमारा एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है स्फेयर। फिर अगर मैं सरफेस पे फाइंड करूं तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी KQ/R², कि अभी भी ये पॉइंट चार्ज की तरह ही एक्ट करेगा। और इनसाइड पॉइंट पे अगर फाइंड करता था तो इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती थी? 0 आती थी। लेकिन हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कैसे करी थी? हमने क्या किया था, यहाँ पे एक स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ कर दिया था और मैं चेक कर रहा था कि स्फेयर के अंदर टोटल चार्ज कितना आ रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, सपोज इस स्फेयर पे चार्ज क्यू है, तो जो मैंने ये 1 वाला स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ किया है इसके अंदर टोटल चार्ज कितना आ रहा है? सर क्यू। क्यू, तो इसलिए इधर सिर्फ क्यू आया। सिमिलरली अब मैं पॉइंट 2 के आसपास भी एक स्फेयर ड्रॉ करूंगा और तुमसे पूछूं कि भैया जो स्फेयर 2 है इसके अंदर भी टोटल चार्ज कितना आ रहा है? भैया उतना ही आ रहा है जितना स्फेयर के ऊपर था, क्यू। लेकिन अब मैं पॉइंट 3 पे सरफेस ड्रॉ करूंगा और मैं तुमसे पूछूं पॉइंट 3 पे कितना चार्ज आ रहा है, तो भैया पॉइंट 3 के अंदर कोई चार्ज नहीं आ रहा, क्योंकि चार्ज स्फेयर के ऊपर रहता है हमेशा, तो इसलिए कोई चार्ज ही नहीं आया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई थी? 0 आ गई थी। अब ये चेक करके बताओ, ये वाली चीज तो क्लियर थी ना आपको? यस सर। Done. अब यही चीज मैं आपको कह रहा हूं कि आपको इमेजिन करना है एक सिलेंडर के केस में, सिलेंडर के केस में इमेजिन करना। एक मिनट, टाइम तो नहीं हुआ ना अभी?
नहीं तो चलो अभी देखते हैं। सिलेंडर केस में इमेजिन करो। एक मिनट यार, स्क्रीन हैंग हो गई है, एक मिनट। भैया ऐप भी क्रैश कर गई है, कोई बात नहीं। तो ऐसा करते हैं, ये वाले पार्ट को हम नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। डन। डन सर। चलो बढ़िया।